भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। दरअसल आर्थिक मोर्चे को लेकर मोदी सरकार के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो आने वाले वक्त में मोदी सरकार और देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए एक बेहतर संकेत है। मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में शानदार जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार के लिए पहली बार जीडीपी के मोर्चे से कुछ बेहतर संकेत मिले हैं। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की ग्रोथ रेट 20.1% दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल समान तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव 23.3% रही थी, जबकि चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई थी। इस तरह से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% रही थी। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए एसबीआई ने जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 18% का अनुमान जारी किया था, जबकि आरबीआई का यह अनुमान करीब 21% का था, जो कि अब सच्चाई में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। अफगानिस्तान की ज़मीन से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हो चुकी है और इस वापसी के तुरंत बाद से ही भारत ने तालिबान से आधिकारिक स्तर पर बातचीत भी शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल की दोहा में तालिबान के नेताओं से मुलाकात हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंटन ने कहा है कि अमेरिका कतर की राजधानी दोहा से ही अफगानिस्तान के मामलों को देखेगा और भारत भी अभी ऐसा ही करता दिख रहा है। इस मुलाकात में सुरक्षा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की जल्द वापसी को लेकर बातचीत हुई। अफगान नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यक जो भारत आना चाहते हैं, उनका मुद्दा भी बैठक में उठा। भारतीय राजदूत मित्तल ने भारत की और भी समस्याओं को तालिबान के सामने रखा। मित्तल ने कहा कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि और आतंकवाद के साथ नहीं होना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले तालिबान ने एक फरमान जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर बयान किया गया था कि लड़के और लड़कियां साथ में नहीं पढ़ेंगे। इसी को देखकर लगता है कि हमारे भी देश में कुछ ऐसी ही सोच को समर्थन करने वाले लोग हैं, जो साफ तौर पर ये बयान दे रहे हैं कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल भेजना चाहिए, को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की तरफ से स्कूल कॉलेज की शिक्षा पर दिए गए इस बयान से हंगामा हो गया। दरअसल अरशद मदनी ने कहा कि को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजना चाहिए। उन्होंने को एजुकेशन को अनैतिक आचरण बताते हुए गैर मुस्लिमों को भी इसका समर्थन करने को कहा और कहा कि इस बात का विरोध होना चाहिए। उनकी मांग थी कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल कॉलेज होने चाहिए, जिसका विरोध कई नेताओं ने किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अरशद मदनी के बयान को लड़कियों के विरोधी सोच वाला बताया। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। नकवी बोले कि जो लोग शरीयत के डंडे से संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, वे सफल नहीं होंगे। नकवी ने कहा कि ऐसी सोच को देश कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं मदनी के विवादित बयान पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो महिलाओं को 3 तलाक की बेड़ी में रखना चाहते हैं। आप इनकी ऐसी सोच से समझ सकते हैं कि किस तरह की विचारधारा करते हैं। हम ऐसे लोगों का न कभी संरक्षण करेंगे, न कभी समर्थन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। एक साथ 9 जजों ने शपथ ली, जिसमें 3 महिला जज भी शामिल रही। 2027 तक जस्टिस बीवी नागरत्न देश की पहली महिला चीफ जस्टिस हो सकती हैं। 9 जजों ने आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। इसी के साथ यह भी साफ हो गया कि देश को सितंबर 2027 में जस्टिस बीवी नागरत्न पहली महिला चीफ जस्टिस के तौर पर मिलने वाली हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि शपथ ग्रहण समारोह सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण भी पहली बार हुआ। बता दें कि कॉलेजियम ने ही इन 9 नामों की सिफारिश की थी। फिर केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसको हरी झंडी दिखा दी थी। शपथ लेने वाले जजों का नाम जस्टिस ओका, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्न, जस्टिस सीटी रविकुमार, जस्टिस एमए सुंदरेश, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा हैं। पिछले 10 सालों में जजों की कुल संख्याओं में सबसे कम संख्या अभी कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 स्वीकृत हैं। अभी फिलहाल 24 जज कार्यरत हैं और अब इन 9 जजों के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 1 सीट भी खाली रहेगी।
राजस्थान में 1 सितंबर यानी कि कल से स्कूलें खुलने जा रही है। इस दौरान कक्षा 9 से 12 तक की स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। कोरोना गाइडलाइन के तहत ये स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही सभी स्कूलों में 30% कोर्स में कटौती करने का भी फैसला किया गया है। राजस्थान में 1 सितंबर यानी कि कल से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। स्कूल खोलने के लिए SOP भी जारी की गई है और कोविड गाइडलाइन के मुताबिक ही स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर कल चर्चा होगी। इसके लिए अधिकारियों से चर्चा करेंगे। वहीं कल से खुलने जा रही स्कूलों के लिए जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब प्रदेश के सभी स्कूलों में 30% तक कोर्स में भी कटौती का फैसला किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा हर महीने छात्रों के मूल्यांकन के लिए टेस्ट भी दिए जाएंगे ताकि भविष्य में लॉकडाउन की स्थिति में छात्रों का मूल्यांकन किया जा सके। डोटासरा ने बताया कि छात्रों और शिक्षकों पर दबाव न बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्स में 30% कटौती का फैसला लिया गया है। अब स्कूलों में सिर्फ 70% कोर्स ही पढ़ाया जाएगा ताकि समय पर 9वीं से 12वीं तक का कोर्स पूरा हो सके। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के बाद और करीब 5 महीने के बाद स्कूलें खुलने जा रही है। इसके लिए प्रदेश की 21,000 निजी और सरकारी स्कूलों ने भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। शिक्षा विभाग की कवायद है कि शिक्षा के स्तर को प्रदेश में उठाया जाए, साथ ही पटरी पर लाने की कवायद तेज है। बीकानेर के सटे नागौर से अल सुबह ही दर्द भरी खबर आई। यहाँ पर एक दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार से जा रहे ट्रेलर से क्रूजर गाड़ी टकरा गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में जो है 8 महिलाएं शामिल हैं, 4 पुरुष शामिल हैं। 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। बाद में जो घायल थे उन्होंने रास्ते में दम तोड़ा, तो वहीं नोखा के अस्पताल में भी 3 लोगों की मौत हुई। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने दुख जताया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद की बात भी कही है। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले ये लोग एक तरह से धार्मिक यात्रा पर राजस्थान में थे कि ये हादसा हुआ। घायलों को बीकानेर के PBM अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। पहले कुछ घायलों को नोखा ले जाया गया था, बाद में उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बीकानेर भेज दिया। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर ADM अरुण भी मौके पर पहुंचे, तो वहीं कलेक्टर नमित मेहता भी मॉनिटरिंग करते रहे कि PBM अस्पताल में घायलों को सही से उपचार मिल जाए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बार फिर सड़क दुर्घटना के चलते और कहीं ना कहीं तेज रफ्तार के चलते 12 जिंदगियां ली गई। साथ ही साथ PBM अस्पताल में भी माहौल एकदम करुणामय दिखा। हालांकि वहां मौजूद डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने पूरी मेहनत की। मध्य प्रदेश के जो परिजन हैं उनके भी ट्रॉमा सेंटर्स में लगातार फ़ोन बज रहे थे, उनको भी अपडेट किया जाता रहा। कहा जा सकता है कि बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है। घायलों का उपचार जारी है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज 7वें दिन भारत ने मेंस हाई जंप में सिल्वर और ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही कुल पदकों की संख्या 10 हो गई है। मंगलवार को मेंस हाई जंप की T42 कैटेगरी में मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर और शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में 39 वर्षीय सिंहराज अधाना ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। मरियप्पन ने 2016 रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। मरियप्पन ने 1.86 मीटर की अपनी सबसे ऊंची छलांग लगाई। वहीं शरद ने 1.83 मीटर की छलांग लगाई। अमेरिका के सैम ग्रेवे ने 1.88 मीटर की छलांग के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भारत ने पहली बार किसी पैरालंपिक या ओलंपिक में 10 मेडल जीते हैं। बीते दिन भारत ने 2 गोल्ड सहित 5 मेडल अपने नाम किए थे और आज के दिन की शुरुआत भी शानदार देखने को मिली। भारत का किसी भी पैरालंपिक या ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, जिसमें आज 2 पदकों को मिलाकर भारत ने कुल 10 पदक अपने नाम कर लिए हैं। राजस्थान के 6 जिलों में हो रहे पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की बात करें तो सुरनगरी जोधपुर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के निर्देशन में पोलिंग पार्टी गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है और जिस तरीके से गोपालगढ़, बेलाड़ा, ओसियां और लूनी इन क्षेत्रों में 6 पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, उनके लिए कल सुबह 7:30 बजे से कल शाम को 5:30 बजे तक मतदान होगा। गलबलब आप बात करें तो जिस तरीके से 2 चुनाव के चरण हो चुके हैं, पहले चरण में 64.83% मतदान हुआ तो दूसरे चरण में 69.13% मतदान हुआ है और ऐसे में माना जा रहा है कि तीसरे चरण में भी इसी तरह
मतदान का प्रतिशत बढ़ावा मिल सकता है। तो पूरी तरह से तस्वीर साफ होगी कि आखिर गांव की सरकार कौन सी पार्टी बनाने में कामयाब हुई है। सरेराह व्यापारी पर हमला कर लूटपाट करने वाले 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। महावीर नगर थाना पुलिस को मिली कामयाबी। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते दिनों खलचूरी व्यापारी पर जानलेवा हमला कर नकदी लूटने की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाशों ने 23 अगस्त की रात को दुकान से घर लौट रहे खलचूरी व्यापारी मुकुट बिहारी पारेता पर हथियारों से हमला कर 60,000 रुपये लेकर फरार हो गए थे। हमले में व्यापारी के सिर पर 18 टांके लगे थे। पुलिस के मुताबिक वारदात के आरोपी विजेंद्र उर्फ अंकित, सुरेश उर्फ बत्ती, राज मोड़ा उर्फ देवराज, बजरंगी उर्फ गोलू को बापरदा गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने लूट के इरादे से व्यापारी की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपी सुरेश उर्फ बत्ती के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में 10, विजेंद्र उर्फ अंकित के खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को रिमांड पर लिया है और पूछताछ में जुट गई है।